गाजा पट्टी इजरायल के बीच समझौता कितने दिन का? गाजा युद्ध विराम समझौते में अभी भी कौन से मुद्दे हल होने बाकी हैं? पिछले सारे समझौते जैसे टूट गए, इसके साथ भी कहीं कुछ ऐसा ना हो। अगर इन सवालों का जवाब नहीं दिया गया, कुछ प्रश्न जिनका उत्तर दिया जाना आवश्यक है, यदि डोनाल्ड ट्रंप का दृष्टिकोण ओस्लो समझौते की विफलता को दोहराने से बचना है। एक, क्या इजराइल अपनी सेना वापस बुलाएगा? अब तक इजराइल गाजा के प्रमुख शहरों से पीछे हटकर एक पीली रेखा तक पहुंच गया है, जिसका अर्थ है कि वह लगभग 53% क्षेत्र पर कब्जा कर चुका है। सैद्धांतिक रूप से वापसी दो और चरणों में होगी। पहला, जब एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल को संगठित किया जाएगा। दूसरा, एक स्थायी सुरक्षा बफर जोन तक। लेकिन हाल के दिनों में बेंजामिन नेतन्याहू की भाषा का जोर कुछ और ही रहा। उन्होंने पिछले हफ्ते एक बयान में कहा, आईडीएफ, इजरायली रक्षा बल गाजा क्षेत्र में काफी अंदर तक मौजूद है और उसके सभी प्रमुख बिंदुओं पर नियंत्रण रखता है। हम हमास को हर तरफ से घेर रहे हैं। नेतन्याहू को वास्तविक रियायतें दिए बिना आगे की वापसी के लिए हाल के उदाहरण आशाजनक नहीं हैं। इजरायल ने सीरिया में नए इलाके पर अनिश्चित काल के लिए कब्जा कर लिया है। कुछ दिन पहले तक वहां युद्धविराम के बावजूद यह दक्षिणी लेबनान पर हमला कर रहा था। अगर हम यहां से वापसी की संभावना की तुलना इस बात से करें कि देश ने अन्य समझौतों का कितना पालन किया है, तो हमें लगता है कि ऐसा होने की संभावना कम ही है। दो, क्या हमास निरस्त्रीकरण करेगा? निरस्त्रीकरण ट्रंप की योजना का एक केंद्रीय सिद्धांत है, लेकिन शनिवार को हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एजेंस फ्रांस प्रेस को बताया कि निरस्त्रीकरण सवाल ही नहीं उठता, और आगे कहा, हम अपने हथियार सौंप दें, ये मांग बातचीत का विषय नहीं है। सोमवार को जब बंधकों को रिहा किया गया, तब भी गाजा के कुछ हिस्सों में हथियारबंद लड़ाकों की तस्वीरें दिखाई दी, जो हमास द्वारा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमास इतने लंबे समय तक सत्ता में इसलिए रहा है क्योंकि हिंसा के इस्तेमाल पर उसका एकाधिकार है, और उसके शासन का इतिहास बताता है कि जब उसके पास हथियार होंगे तो वह अपना सैन्य बुनियादी ढांचा विकसित करने की कोशिश करेगा। भले ही हमास सैद्धांतिक रूप से सहमत हो, लेकिन व्यवहार में निरस्त्रीकरण कैसे हो सकता है, इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। एक मॉडल छावनी लड़ाकों को निर्दिष्ट निरस्त्रीकरण स्थलों पर ले जाएगा जहां वे अपने हथियार सौंप देंगे, लेकिन इस दृष्टिकोण को लेकर भी स्पष्ट प्रश्न है। हमास के नेता और लड़ाके जानते हैं कि संभावित खिलाड़ी उन्हें किस नज़र से देखते हैं। तीन, अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल कैसे काम करेगा? व्हाइट हाउस की योजना के मूल पाठ में कहा गया है कि अमेरिका अरब और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल आईएसएफ विकसित करेगा, जिसे तुरंत गाजा में तैनात किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि ऐसा बल दीर्घकालिक आंतरिक सुरक्षा समाधान होगा। सिद्धांत रूप में इससे इजरायल को यह आश्वासन मिलना चाहिए कि वह हमास को फिर से हालांकि ऐसा लगता है कि अरब और मुस्लिम देश ऐसी किसी भी सेना में बहुमत बना सकते हैं, फिर भी कई अहम जानकारियों पर अभी काम होना बाकी है। क्या इसे संयुक्त राष्ट्र से जनादेश मिलेगा? योगदान देने वाले देश क्या कीमत मांगेंगे और इसे वास्तव में क्या करने का आदेश दिया जाएगा? एक पश्चिमी राजनीतिक ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया, किसी को भी उम्मीद नहीं है कि यह सेना। इस बात पर संदेह के कई कारण हैं कि क्या आईएसएफ किसी भी पक्ष को कार्रवाई करने से विश्वसनीय रूप से रोक पाएगा। जैसा कि हाल ही में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के पास एक इजरायली ड्रोन द्वारा किए गए ग्रेनेड हमले से स्पष्ट होता है, इस तैनाती से व्यापक सबक मिल सकते हैं। आपके पास भी ऐसा ही एक मॉडल हो सकता है जो गश्त करने और युद्धविराम उल्लंघनों की सू। चार, क्या पुनर्निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा? व्हाइट हाउस की योजना में गाजा के पुनर्निर्माण और ऊर्जा संवर्धन का वादा किया गया है, जिसमें कई विचारशील निवेश प्रस्तावों और रोमांचक विकास विचारों का उपयोग किया जाएगा। महत्वपूर्ण विवरण के अभाव के कारण गाजा के लिए त्वरित मार्शल योजना की संभावना कम ही दिखती है। किसी भी तरह की शांति की स्थिति में फिलिस्तीनी तेजी से सड़कें साफ करने और पुनर्निर्माण का प्रयास करेंगे, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा है और इजरायल लगातार
यह पूछ सकता है कि उसके पास क्या गारंटी है कि कोई भी चीज सैन्य उपयोग के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी, और इस प्रक्रिया पर कठोर शर्तें भी लगा सकता है। 2014 के युद्ध के बाद पुनर्निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से आगे बढ़ा। गोदाम थे जहां से सही कागज वाले लोग निर्माण सामग्री खरीद सकते थे, लेकिन इस तरह की निगरानी प्रक्रिया के बावजूद सामग्री का एक काला बाजार था। गोदाम के ठीक बाहर ऐसी जगहें थीं जहां लोग पुनर्चक्रित कंक्रीट या सरिया खरीदने के लिए जा सकते थे जो बेचा जा चुका था, इसलिए हम निगरानी। 5. क्या फिलिस्तीनी नेतृत्व वाली शासन व्यवस्था में परिवर्तन होगा? व्हाइट हाउस की योजना गाजा में जमीनी स्तर पर मौजूद फिलिस्तीनी नागरिक समाज की किसी भी सार्थक राय के बिना तैयार की गई थी। इस संक्रमणकालीन सरकार में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो शामिल होंगे, लेकिन अभी तक कोई विश्वसनीय फिलिस्तीनी हस्ती शामिल नहीं हुई है। नेतन्याहू अमेरिका द्वारा गठित फिलिस्तीनी प्राधिकरण की अंतिम भूमिका को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक प्रतीत हो। ऐसे सुझाव दिए गए हैं कि इस योजना के कम से कम कुछ सूत्रधार, जैसे कि ब्रिटिश राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पवेल, इस बात को स्वीकार करते हैं कि गाजा के भविष्य में पूर्व हमास सदस्यों की भूमिका होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि इजरायल इस संभावना को कुचलने पर आमादा है, जिससे इराक पर आक्रमण के बाद डिबाथिफिकेशन जैसी आपदा की आशंकाएं पैदा हो रही हैं। यह इस बात को गाजा कई मायनों में अलग है, लेकिन इस सब में जो कमी है वह है एक सार्थक सुलह प्रक्रिया जो सभी फिलिस्तीनियों को नागरिक भागीदारी का अवसर प्रदान करे। इसे फिलिस्तीनी समाज के लिए लाभकारी समझौते के रूप में देखना मुश्किल है। गाजा संधि समझौता इन प्रश्नों का उत्तर दिए बिना संभव नहीं हो सकता। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।